हाय दोस्तों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाई के आगे की स्टोरी क्या थी, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको पार्ट 2 में और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने अलजेब्रा को अडॉप्ट किया, तो इसने दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया दिया और इसने सोचने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही बदल के रख दिया। एंड दिस इज नोन एज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। आगे जाके इसने एक नए दौर को इंस्पायर किया विच इज़ नोन एज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और इसमें काफ़ी सारे ग्रेट थिंकर्स निकल के आए जिन्होंने चीज़ों को देखने का जो नज़रिया था वो बिल्कुल ही बदल के रख दिया। तो इस दौर में लोगों ने एम्फसाइज किया ऑन द वैल्यू ऑफ रीज़न ओवर ट्रेडिशन को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इस दौर के पहले तक यही सोचते थे कि कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न वो गॉडली पावर्स को या भगवान ही कर रहा है, ऐसा सोच के वो मान लेते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मून है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है, तो पहले के टाइम के लोग ये सोचते थे कि हो सकता है एंजल्स हों जो मून को पुश कर रहे हो कंटिन्यूसली और वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। लेकिन रियलिटी में तो फैक्ट कुछ और ही था, बाद में जो हमें आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन में बताया। सो इस तरीके से जो थिंकर्स आए उन्होंने अलग अलग चीज़ों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया और उनके पीछे पर्टिकुलर रीज़न दिया कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही होती है, कैसे हो रही होती है। एंड दिस शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टूवर्ड्स रीजनिंग गेव अस द एबिलिटी ताकि हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। और ये एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है जिसमें मैंने काफ़ी सारे अलग अलग साइंटिस्ट को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे पेश किया है। और ये हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे सोचने का जो तरीका है वो डेवलप होता गया समय के साथ और हम रैशनल एंड थ्योरेटिकल अप्रोचेस की तरफ बढ़ते चले गए। आप इसमें से किन किन साइंटिस्टों के बारे में जानते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो जो पुराने ज़माने के मैथमेटिशियंस थे वो पाई को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग शेप्स के पेरीमीटर्स लेते थे और इन शेप्स की नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जाते थे ताकि वो एक सर्कल को अप्रोच करे। लेकिन अब जो नए मैथमेटिशियंस थे दे वर यूजिंग अ मेथड विच वॉज बेस्ड एंटायरली ऑन रीजन, और ये मेथड था इनफाइनाइट सीरीज का। बेसिकली ये एक सिर्फ एक्सप्रेशन है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ ऐड अप होती जाती है एक के बाद एक हमेशा के लिए, और अगर ये नंबर्स छोटे होते चले जाएं तो ये सीरीज कन्वर्ज हो जाती है एक पर्टिकुलर वैल्यू को। कभी कभी हम वर्कआउट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, लेकिन कई बार वी हैव टू कैलकुलेट टर्म आफ्टर टर्म जब तक हम सफिशिएंट एक्यूरेसी तक ना पहुंच जाएं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज का तरीका है इसे सबसे पहले हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने ही इन्वेंट किया था। सो 14th सेंचुरी में जो सबसे पहले पर्सन थे जिसने मैथमेटिकल फंक्शंस को एज एन इनफाइनाइट सीरीज लिखा था, ही वॉज माधवा ऑफ संगमग्राम फ्रॉम साउथ इंडिया। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको एज एन इनफाइनाइट सीरीज हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और साइन, कोसाइन और टेंजेंट ऑफ एन एंगल को किस तरीके से हम इनफाइनाइट सीरीज में बता सकते हैं। आगे इन्होंने बताया अगर हम tan x को कुछ y बोल दें तो y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। एंड फर्दर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x इक्वल्स tan इनवर्स y भी बता सकते हैं और x को इस तरीके से अगेन एक इनफाइनाइट सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्दर क्योंकि जो tan होता है उसकी वैल्यू 1 होती है π/4 पे, सो अगर हम इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू को 1 पुट अप करें तो हमें x मिलेगा π/4। सो हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा और इसमें जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स को लेके हम कैलकुलेशन करेंगे सो दिस विल गिव्स अस इंक्रीजिंगली एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ π/4 एंड अल्टीमेटली वहाँ से वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पाई। सो यूजिंग दिस एस्टाउंडिंग मेथड माधवा ने जो पाई की वैल्यू को एस्टिमेट किया था दैट वाज अप टू 11 डिजिट्स। पर समय के साथ ये प्रेशियस नॉलेज कहीं खो सा गया जब तक इसे दोबारा इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर ना किया गया अराउंड 300 साल बाद यूरोप में। एंड देन एवरीथिंग जस्ट किक्ड ऑफ।
और इनमें एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैथमेटिशियन थे, गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेibniz, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था कैलकुलस को। लेकिन बाद में एक लंबी लड़ाई चली आइजैक न्यूटन के साथ रिगार्डिंग किसने पहले कैलकुलस को डेवलप किया। पर ये स्टोरी डिजर्व करती है एक सेपरेट वीडियो, सो अभी अपन आगे चलते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज के मेथड से आगे 1699 में अप टू 71 डिजिट्स तक पाई की वैल्यू को एस्टिमेट किया था अब्राहम शार्प ने। लेटर 1706 में इट रीच्ड अबाउट 100 डिजिट्स, जिसको किया था जॉन मैचिन ने। आगे 1719 में अनदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैलकुलेशन हुई थी विच वॉज अप टू 112 डिजिट्स, और इसको किया था थॉमस फेंटेल डी लैग्नी ने। तो ऐसा नहीं था कि इन लोगों के पास खूब सारा फ्री टाइम था, बट वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट compete कर रहे थे यूजिंग डिफरेंट इनफाइनाइट सीरीज, एंड कॉम्पिटिशन देन लेस बिकेम अबाउट किस मैथमेटिशियन ने सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन की है, इंस्टेड विच मैथमेटिशियन हैड द फास्टेस्ट कन्वर्जिंग इनफाइनाइट सीरीज। इसी तरीके से ज़्यादा एफिशिएंट इनफाइनाइट सीरीज को डेवलप करते चले गए, एंड द करंट इनफाइनाइट सीरीज ऑफ चॉइस को डेवलप किया था हमारे इंडिया के अद्भुत मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने। और यही फॉर्मूला आज भी यूज होता है पाई की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए। और आगे 20th सेंचुरी में मैकेनिकल कंप्यूटर्स भी इन्वेंट किए गए, जिससे पाई का एस्टिमेशन और ज़्यादा ईजी हो गया। तो बेसिकली इसके आगे की जो हिस्ट्री है, दैट इज अ लिस्ट ऑफ इंक्रीजिंगली पावरफुल कंप्यूटर्स जो पाई के डिजिट्स का एस्टिमेशन देते रहे। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द डिजिट्स ऑफ पाई इज हेल्ड बाय दिस गाय, और इन्होंने अराउंड 22.5 ट्रिलियन डिजिट्स तक पाई की वैल्यू को एस्टिमेट किया। सो अब सवाल ये है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कब निकाली गई rather than just estimating? Actually, never. क्योंकि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो होता है, दिस इज व्हाट इज नोन एज एन इर्रेशनल नंबर, जिसे कभी भी दो होल नंबर्स के रेशियो में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और इसीलिए देयर आर इनफाइनाइट डिजिट्स इन पाई, और हम इसे कभी भी डेसिमल फॉर्म में ना लिख के, क्योंकि देयर वुड बी इनफाइनाइट डिजिट्स, हम उसको इस ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक यूजेस के लिए हमें सिर्फ शुरू के 40 डिजिट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। और ये साइंटिफिक यूजेस क्या है? कोई भी कैलकुलेशन जिसमें सर्कल्स इन्वॉल्व हो, वहां पाई की जरूरत पड़ती है, जैसे सोडा कैन के वॉल्यूम से लेके सैटेलाइट्स के ऑर्बिट तक। और ये सिर्फ सर्कल्स ही नहीं, क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल है इन द स्टडी ऑफ कर्व्स। पाई हमारी मदद करता है पीरियोडिक या ऑसिलेटिंग सिस्टम्स को समझने के लिए, जस्ट लाइक क्लॉक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टैटिस्टिक्स में पाई इज यूज्ड इन द इक्वेशंस टू मेजर द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं फॉर फिगरिंग आउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स या फाइनेंशियल मॉडल्स, ऑल्सो मार्जिन ऑफ एरर्स इन साइंटिफिक रिजल्ट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पाई इज ऑल्सो यूज्ड इन पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर। इसलिए नहीं क्योंकि ये राउंड शेप का होता है, बल्कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो भी काफ़ी कर्वी होते हैं, तो उनकी इक्वेशंस में भी पाई का यूज होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साइंटिस्टों ने पाई का यूज करके इस इल्यूजन को भी क्लियर किया है और ये प्रूव किया है कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव था पूरे यूनिवर्स की डेंसिटी निकालना, और इंटरेस्टिंगली पूरे यूनिवर्स में जितनी सारी चीज़ें हैं उससे कई ज़्यादा डिजिट्स इस पाई में हैं।